आज टीवी बुक क्लब में हम डिस्कस करेंगे पहले 2 चैप्टर्स हसन अब्बास की किताब का पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, अल्लाह, द आर्मी एंड अमेरिकाज वॉर ऑन टेरर का अक्सर कहा जाता है 3 A's हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। पहला चैप्टर थोड़ा कंडेंस्ड वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, उसमें कुछ सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट बातें भी हैं जो हसन अब्बास के साथ हमारी पॉडकास्ट थी उस पर भी हमने डिस्कस की। वेदर दैट बी अबाउट मोहम्मद बिन कासिम ब्रिंगिंग इस्लाम, वो मनान आसिफ साहब का काम है हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट में कि इस्लाम पहले आ चुका था, या 1930s में अल्लामा इकबाल ने जो आइडिया दिया वो हम के अज़ीज़ वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान का आइडिया नहीं दिया था या उस तरह नहीं दिया था। मे बी वो एक लंबा डिस्कशन है, हम बुक पे बात करते हैं। कुछ जो एक जनरलाइजेशन हैं बुक के अंदर कि वो लिखते हैं कि जिस तरह ब्रिटिश के नेचुरल एलाय थे हिंदूज़, बिकॉज हिंदू पेट्रियाटिज़म कंसिडर्ड मुस्लिम्स यूसर्पर्स, या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्रूसेड्स की हिस्ट्री पढ़ाई गई थी तो वो मुस्लिम्स को एडवर्सेरियल रोल में देखते थे, या फिर हिंदू माइंड को एक कलेक्टिव इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था जिसको मुस्लिम साइड स्टेप भी नहीं कर सके। कुछ इस तरह की जनरलाइजेशंस हैं जिसमें लंबी लंबी डिबेट्स हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं। हम इससे आगे बढ़ते हुए जो मेन वीडियो का मुद्दा है इस वक्त अयूब खान, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स थे शुरू के चैप्टर में, जिस तरह के गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट के हिस्सा बने तो जिन्ना ने कहा इट वाज अ क्राइम टू मिक्स अप पॉलिटिक्स एंड रिलीजन द वे ही हैड डन। ये एक जुर्म है कि सियासत और मज़हब को इस तरह जोड़ा जाए। उसके बाद की क्या तारीख़ है जिन्ना की और पाकिस्तान मूवमेंट की, उससे तो हम सब ही वाकुफ़ हैं। जो हसन अब्बास साहब की एक्सपर्टीज़ है वो पोस्ट पार्टीशन, स्पेशली मिलिटेंट रोल इन पॉलिटिक्स, उसके बारे में है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं कि भाई जब अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्मी को फ़ंड किया उस चीज़ ने भी मुल्क की आवाम को गरीब रखा। तो वो कहते हैं कि जो डॉलर स्टील हेलमेट पे ख़र्च होता था वो तालीम या सेहत या इंडस्ट्रीज़ पे ख़र्च नहीं होता था। इससे आर्मी स्ट्रॉन्ग हुई और वो हर शोबे में घुस गई। तो अभी एक लंबी तवील हिस्ट्री होगी कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को पोजीशन किया, अमेरिकन कैंप में गए, अमेरिका से पैसा लिया। हुसैन हक़ानी भी कहते हैं कि भाई उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के पास गए, बोला क्या चाहिए। अमेरिका ने इंडिया ने बोला IIT बना दें, पाकिस्तान ने बोला आर्मी बना दें, एंड बोथ कंट्रीज़ गॉट व्हाट दे वांटेड। ये बात भी हम अक्सर डिस्कस कर चुके हैं। वो हसन अब्बास इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि अयूब खान की पॉलिटिक्स, वेस्ट पाकिस्तानी शोविनिज़म और इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स बंगालीज़ की वजह से 1971 हुआ। फिर ज़ियाउल हक ने US और सऊदी बैक पैसे से पाकिस्तान में मुल्लाइज़म फैलाया। हसन अब्बास, उनका ये डायरेक्ट कोट है कि जनरल ज़ियाउल हक एंड शॉर्ट साइटेड जनरल्स हु डिड नॉट हैव अ क्लू अबाउट अफगान हिस्ट्री वर परसुइंग देयर ओन एजेंडा। जब सोवियत अफ़गान वॉर ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में बहुत सारे बेरोज़गार मुजाहिदीन रह गए थे। तो वो जो उनका पर्पस था, जो उनकी वजह से उनको बनाया गया था, जो उनका मकसद था, मकसद मत भूलना, वो ख़त्म हो चुका था और वो पाकिस्तान में थे। तो फिर उन्होंने क्या ही करना था पाकिस्तान में रह के, तो उन्होंने तोपें पाकिस्तान की तरफ ही रुख मोड़ दिया अपनी तोपों का। बेयर इन माइंड ये किताब 2005 में छपी है, तो वहीं तक ज़ाहिरी बात है फ्यूचर तो नहीं बता सकते हसन अब्बास, वहीं तक है। बिफोर गेटिंग टू अयूब खान, जो चैप्टर 2 है ड्रीम डिफर्ड, उसमें जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें जो मसले मसाइल थे उसके बारे में लिखा गया है। वो लिखते हैं कि माउंटबेटन का ईगो हर्ट हो गया था कि जिन्ना ने उनको गवर्नर जनरल नहीं बनाया, तो इस वजह से उन्होंने बदला लिया। उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट हुआ। हसन साहब पॉडकास्ट पे भी आए थे तो उन पर मेरी थोड़ी डिबेट भी हो गई थी कि उनकी राय में जिन्ना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो थे या नहीं, उस पर हमारी बात हुई। आप जाकर वो पॉडकास्ट देख लीजिए। मैं इत्तेफाक नहीं करता है इस बात से। NWFP की जिस तरह गवर्नमेंट गिराई गई, कलात को जिस तरह एनेक्स किया, सिंध की गवर्नमेंट जिस तरह गिराई गई, तो हसन अब्बास जो इल्ज़ाम है मसले मसाइल का वो बाकी मुस्लिम लीग की लीडरशिप पे ज़रूर लगाते हैं कि वो एलीट का हिस्सा थे, वो जो हैं फ्यूडल्स थे, रूलिंग एलीट का हिस्सा थे। हसन अब्बास लिखते हैं कि लियाकत अली ख़ान के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में मज़हब को सियासत को मिलाने की काविश को तनकीद का निशाना बनाते हुए जिन्ना ने गांधी को कहा था। तो वो हसन अब्बास बेसिकली इज़ यूजिंग जिन्नाज वर्ड्स अगेंस्ट व्हाट लियाकत अली ख़ान डिड, कि लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में जो कोशिश की उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करने के लिए हसन अब्बास जिन्ना साहब के ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने गांधी को कहे थे। अब ये जिन्ना साहब के लफ्ज़ हैं, योर मेथड्स हैव कॉज्ड स्प्लिट एंड डिविजन इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव अप्रोच्ड, not amongst Hindus and Muslims, but between Hindus and Muslims and Muslims. All this means complete disorganization and chaos. What the consequence of this may be, I shudder to contemplate. अब ये जिस वक्त जिन्ना गांधी को कह रहे हैं उसके बाद से जिन्ना ने ख़ुद जब एक मूवमेंट चलाई मज़हब के नाम पर, मज़हब को इस्तेमाल करते हुए,
तो जिना के लफ्ज़ अगर जिना के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएँ तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई डू फील पाकिस्तान मूवमेंट में जिना ने मज़हब का इस्तेमाल तो किया। हसन अब्बास लिखते हैं कि लियाकत अली ख़ान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसने क्लर्जी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। जो मुल्ला पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ था अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पर कंट्रोल करना चाहते थे। वो लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी जिन्होंने इस मुल्क को नापाकिस्तान बोला था, अब वो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को कंट्रोल करने लगे थे। दूसरा मेजर मसला है, वो हसन अब्बास भी लिखते हैं, मैं इस बारे में जब बात करता हूँ कोई ना कोई तनकीद करता है तो किताब पढ़िए। जो सारे स्कॉलर्स अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो कोई तो सच्चाई होगी ना उसमें, कि जो ज़बान नाफिज की गई कि उर्दू ज़बान जो किसी सूबे की ज़बान नहीं थी उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। जना ढाका गए उधर अनाउंस किया कि उर्दू जब नेशनल लैंग्वेज होगी तो पूरा क्राउड उधर बू कर रहा था। उसके बाद 1953 में लाहौर में एंटी अहमदी राइट्स हुए, उसमें दौलताना और मौदूदी ने सियासी फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ज़फ़रुल्लाह ख़ान, शायद हम जो सीरीज़ कर रहे हैं ऑफ हीरोज़ एंड विलन्स, मे बी आई शुड डू वन एपिसोड ऑन हिम एज़ वेल, उनको टारगेट बनाया। जिस वक्त ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है वो कायरो इजिप्ट में थे, अरब लीडर से मिल रहे थे, पाकिस्तान का केस लड़ रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बैक होम हमारे मौका परस्त सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए उनको जलील कर रहे थे और उनके रिलीजियस बिलीव्स को यूज़ कर रहे थे उनको टारगेट करने के लिए। जिन्ना के मौत के बाद पाकिस्तान को दूसरा बड़ा धचका लगा जब लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट कर दिया गया। हसन अब्बास इस पर लिखते हैं कि मर्डर पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी वो वेग थी और उनके सक्सेसर्स ने कोशिश भी नहीं की कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए। अयूब ख़ान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि लियाकत मर्डर डिड नॉट डिसप्लीज़ मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद द देन गवर्नर जनरल। लियाकत अली ख़ान की मौत हो, जिन्ना की मौत हो, फ़ातिमा जिन्ना की मौत हो, दे ऑल रेज क्वेश्चन मार्क्स। जो पाकिस्तान का अमेरिकन कैंप में जाना था वो लियाकत अली ख़ान के टाइम से ही शुरू हो गया था। हुसैन हक्कानी की जो किताब है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन, उसमें कई डिटेल में जाकर इसका जिक्र होता है। इंटरेस्टिंगली एक अच्छा कोट है कि अयूब ख़ान ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी बायोरेट को 1953 में बोला, अब ये अयूब ख़ान के लफ्ज़ हैं, आर आर्मी कैन बी योर आर्मी इफ़ यू वांट। सलमान खान टाइप लाइन है ना कि माई बिजनेस इज़ नन ऑफ योर, एक्चुअली उससे तो उल्टी है। उन्होंने बोला हमारी आर्मी आपकी आर्मी हो सकती है अगर आप हमें चाहते हैं। शायद अब ये पाकिस्तान लॉस्ट की एक एपिसोड बन सकती है कि पाकिस्तान के जो पहले 2 कमांडर इन चीफ थे, जिस पोजीशन को अब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलेंगे, वो तो अंग्रेज़ थे। तो पहले जो इंडिजिनस नेटिव कमांडर इन चीफ बनने थे वो जनरल इफ्तिखार थे, पर जनरल इफ्तिखार का इंतकाल हो जाता है एक प्लेन क्रैश में। कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत हैं, बट हसन अब्बास लिखते हैं कि प्लेन क्रैश के पीछे कोई कंस्पिरेसी है, इस चीज़ का आज तक सबूत नहीं मिला। Hassan Abbas writes about Iftikhar Khan. He would have never allowed the army to be used for political purposes and would never have used his position as a doorway to political power. यानी अगर तो इफ्तिखार हमारे पहले कमांडर इन चीफ बन जाते तो वो इस तरह आर्मी का जो सियासत में अयूब ख़ान ने रोल बनाया वो उस तरह नहीं बनाते। अयूब ख़ान ने ख़ुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जनरल इफ्तिखार अच्छे कमांडर इन चीफ नहीं बनते। एज़ वी नो हिस्ट्री फाइंड्स इट्स ओन पाथ, तो कमांडर इन चीफ बन गए अयूब ख़ान, जो लेफ्टिनेंट जनरल से 4 स्टार जनरल सिर्फ 4 साल में बन गए थे। अयूब ख़ान के बारे में बात हो रही है। 1951 में मेजर जनरल अकबर ख़ान ने एक कू अटैम्प्ट किया जिसको अब हम रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के बारे में के नाम से जानते हैं। तो हम जो बातें करते हैं ना, अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई सियासतदान की गलती है कि उन्होंने रास्ता दिया। आप तारीख़ तो पढ़ें कि किस तरह कैटेगोरिकली ब्यूरोक्रेसी और आर्मी ने मिलकर सियासतदानों का रास्ता ख़त्म किया, स्पेस ख़त्म की, उनकी स्पेस पे इंक्रोच किया। 1952 में अयूब ख़ान ने ब्रिगेडियर ग़ुलाम गिलानी, पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री अटैची टू वाशिंगटन, उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है पेंटागन से और एम्बेसडर और फॉरेन ऑफिस को कोई कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। अयूब ख़ान ने कहा दी सिविलियंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद सच सेंसिटिव मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो जब आप बिहाइंड द बैक जाके सियासतदानों के इस तरह कर रहे हैं और अमेरिका का फिर आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो हम कैसे सियासतदानों पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं, राइट। जो चैप्टर 3 है, जो मेन फोकस है इस वीडियो का, जब मार्शल लॉ लगा ही दिया अयूब ख़ान ने, उसके बाद जो अयूब ईयर्स हैं, स्पेशली जो 1965 की वॉर है, उस पे मेन फोकस मैंने रखा है इस वीडियो का। एक बात मुझे अच्छी लगी जो आजकल की सियासत के लिए रेलेवेंट भी है कि हसन अब्बास लिखते हैं कि अयूब ख़ान सबसे हैंडसम थे। तो ये हैंडसमों ने ही मरवाया है पाकिस्तान को।
हसन अब्बास लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बिल्कुल शुरू में ही अयूब खान ने अपनी ड्यूटी को अबैंडन कर दिया था, पर उस वक्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने उनको सज़ा से बचाया। ये भी कहा जाता है सिकंदर मिर्ज़ा ही उनको सियासत में लेकर आए थे, पर मार्शल लॉ का रास्ता भी सिकंदर मिर्ज़ा ने ही खोला, लेकिन अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को ही साइड लाइन कर दिया। हसन अब्बास लिखते हैं इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट मिर्ज़ा हेल्प्ड हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल बाय इंश्योरिंग दैट जिन्ना डिड नॉट सी हिज एंटायर सर्विस रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ वेयर अयूब्स फ्रेंडशिप विद मिर्ज़ा टुक रूट। याद रखिए सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो मीर जाफ़र, जो हमारे एक मेटाफोर सा बन गया है हमारी लेक्सिकॉन में, उसके ग्रैंडसन थे, और वो पाकिस्तान बनने के बाद ये कर रहे थे। 1954 में अयूब खान को 4 साल की एक्सटेंशन मिली, और फिर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको 2 साल की और एक्सटेंशन दी। तब तक वो 8 साल तक कमांडर इन चीफ रह चुके थे, और उसके बाद उन्होंने 11 साल मार्शल लॉ लगा कर रखा पाकिस्तान में। तो 19 साल जो बिल्कुल शुरू के क्रिटिकल 19 साल थे, उसमें अयूब खान हुकूमत कर रहे थे। तो ये लियाकत का पाकिस्तान है, ये जिन्ना का पाकिस्तान है, या वुड बी फेयर टू से कि ये हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो ये शेप है, ये अयूब खान का पाकिस्तान है। अप्रैल 1958 को एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम में यूएस एम्बेसडर जेम्स लैंगली ने लिखा कि अयूब खान ने कहा है उनको कि पाकिस्तान इज़ राइप फॉर अ डिक्टेटरशिप। ही थॉट इलेक्शंस वर गोइंग टू बी हेल्ड एंड दैट दे वुड प्रोवाइड द ब्लडशेड व्हिच कुड मेक अ डिक्टेटरशिप इनएविटेबल। अक्सर अब लोग मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई अगर केओस हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, आप क्यों सियासत की बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तारीख पता है। वो 1953 के राइट्स हों, वो ये अयूब खान की बात हो कि इलेक्शंस करवा दो, उसके बाद सियासतदानों को लड़ा दो, वो रास्ता बना देगी डिक्टेटरशिप का। इसी तरह इलेक्शंस के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया और टांगा गया। इसी तरह 2014 में कोशिश की गई। केओस, ब्लड ऑन द स्ट्रीट जो है, वो सियासतदान और नॉन सियासतदान जो सियासत करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं टू पेव द रोड ऑफ डिक्टेटरशिप। ये अयूब खान एग्जैक्ट अल्फाजों में एम्बेसडर को बता रहे थे। आगे वो कहते हैं, जो एम्बेसडर लिख रहे हैं, गॉट द डेफिनेटिव इम्प्रेशन दैट अयूब वांटेड वेरी मच टू इनलिस्ट एलन डलस सपोर्ट फॉर द डिक्टेटरशिप विच अयूब फेल्ट वाज इनएविटेबल। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अयूब खान काम कर रहे थे और यूएस सपोर्ट चाह रहे थे, और वो ये बातें जो हैं ये एम्बेसडर वापस वाशिंगटन को बता रहे थे कि अयूब खान मुझे ये कह रहे हैं। अयूब खान ने फिर मार्शल लॉ ज़रूर लगाया, अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया, और फिर एक शैम रेफरेंडम करवाया 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई फिर उन्होंने, उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आए और एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी बना दी। इस पर हसन अब्बास लिखते हैं कि Ayub next committed the blunder of taking 2 of his sons out of the army and putting them into the corporate world. Soon Captain Gohar Ayub Khan, the elder of the two, earned the despicable reputation of being an arrogant upstart moderated only by high-handedness of a man on the make in the business world who played the political gangster in his off hours. Slowly Ayub's name came to be linked to corruption from which even his most able courtiers were unable to detach it. Gohar Ayub Khan. कौन है ये? नाम क्यों आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल, उमर अयूब खान के वालिद। उसके बाद जब U2 का इंसिडेंट हुआ, वो सबको पता ही होगा कि यूएस प्लेन पकड़ा गया था सोवियत में, तो JFK ने अमेरिका की जो पॉलिसी है वो प्रो इंडिया कर दी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का US और USSR और चाइना में जाकर सपोर्ट लिया। अयूब खान बीजिंग और मॉस्को भी गए। US में जब लिंडन बी जॉनसन आए तो उन्होंने थोड़ा बैलेंस किया, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गया, वापस ज़रा पाकिस्तान के कैंप में आओ। लोकली अगर हम बात करें तो अयूब खान ने सेक्रेटरी अजीज़ अहमद के अंडर कश्मीर सेल को बोला, इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर में ट्रबल स्टर अप करो। यहाँ अब हमारे टॉपिक पर आई नो 10-15 मिनट हो गए हैं, जो डिस्कस होना है 1965 की जो वॉर है वो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। जब वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सके तो ये जिम्मेदारी मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को दी गई और ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया गया अगस्त 1965 में, जिसके पहले हफ्ते में अयूब खान चले गए स्वात रिलैक्स करने। तो जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करने की बारी आई तो वो एक्सेसिबल नहीं थे, उनका अप्रूवल लेने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्वात भेजा गया। इज़ क्वाइट रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन D-Day कि हिटलर साहब चिल कर रहे थे अपने बेरकॉफ में और वो फोर्सेस आ गई थी और वो डिसीजन जो है आगे की जो फोर्सेस थी उन तक डिसीजन लेना कि भाई तुम आगे जाओ, रुको, वेट फॉर दी अदर फोर्सेस, वो हो ही नहीं रहा था कुछ। हिटलर वहाँ पर चिल कर रहे थे। इधर भी यही हुआ कि 3 दिन बाद डिसीजन आया, तब तक इंडियन फोर्सेस जो हैं वो बोल्स्टर हो चुकी थी। जनरल मलिक ने, अब ये बहुत ही एक पिविटल मोमेंट ऑफ द वॉर है एंड पिविटल मोमेंट प्रॉब्ली ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री है कि जनरल मलिक ने जनरल याहिया को कमांड दी और उन्होंने जनरल मलिक के प्लान्स को ही बदल दिया।
जनरल मलिक का प्लान था कि जो लोकेलिटीज़ हैं, जो लोकल एरिया हैं, उनको बाईपास करके हम लोग डायरेक्ट जाएंगे कैप्चर करने। पर याया ख़ान ने एक अलग रास्ता लिया। उन्होंने रिवर तावी को क्रॉस करके त्रुति गए, जिसमें कीमती वक्त ज़ाया हुआ, और इंडियन ने अपना डिफेंस अखनूर पर बोल्स्टर करके लाहौर पर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। तो पॉसिबली मे बी अगेन काउंटर फैक्चुअल्स मुश्किल होता है, अगर ये याया के प्लान्स नहीं होते और ओरिजिनल जनरल मलिक के जो प्लान्स हैं फॉलो किए गए होते तो पाकिस्तान अखनूर को कैप्चर कर लेता। इंस्टेड सियालकोट इन द निक ऑफ द टाइम 24th ब्रिगेड पहुंच गई। तो जिस तरह कहा जाता है कि शायद इस खत्ते की या तारीख की सबसे बड़ी टैंक वॉर फिर सियालकोट में हुई, तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ी सक्सेसफुली, बड़ी मुश्किल से, बड़ी बहादुरी से डिफेंड कर लिया। बिकॉज अगर वो सियालकोट इंडिया टेक ओवर कर लेता तो दे वुड हैव कट द जीटी रोड इन टू। तो इफेक्टिवली नॉर्थ और साउथ पाकिस्तान, पंजाब एटलीस्ट, बिल्कुल ही अलग हो जाता, बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो जाता। उसके बाद इंडियन फोर्सेस को रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता अगर उनका जो ये मेजर आर्टरी है पाकिस्तान की, जीटी रोड, वो कैप्चर कर लेती। तो हो सकता है आपने कुछ और हिस्ट्री पढ़ी हो 1965 की, क्योंकि हसन अब्बास लिखते हैं कि जीएचक्यू ने बड़ी स्पिन देने की कोशिश की कि जनरल याया का कमांड लेना वजह नहीं थी ऑफ लूजिंग द इनिशिएटिव, ऑफ लूजिंग ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑफ लूजिंग ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। लेकिन जनरल मलिक ने अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपकी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि मैंने भीख मांगी, रीजन एंड प्लीडेड विद जनरल याया कि जो आप क्रेडिट मांग रहे हो, आप ओवरऑल कमांड दे दो, लेकिन ले लो, पर मुझे अखनूर जाने दो। उन्होंने मना कर दिया। वो इनफैक्ट इससे एक कदम और आगे चले गए और पूरा का पूरा प्लान ही बदल दिया। अपना सर वो मारते रहे त्रोती तक और इंडियंस को अखनूर का कंट्रोल दे दिया। हम अपना इनिशिएटिव लूज़ कर गए थे पहले ही दिन पे, और फिर कभी हम रिकवर ही नहीं कर सके वॉर में। इवेंचुअली इट वाज द डेस्परेट स्टैंड एट चविंदा दैट प्रिवेंटेड द इंडियंस फ्रॉम कटिंग थ्रू। इसमें हसन अब्बास लिखते हैं कि बहुत बज़ाहिर है, बहुत ऑब्वियस है कि क्या हुआ। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस मोहम्मद सरफ, had Akhtar continued in his duty, he would have been the only general in Pakistan with a spectacular victory to his credit, and would have been very difficult to for President Ayub to ignore his claim to the commander-in-chief after the retirement of Musa, which was quite near. Zulfikar Ali Bhutto, one of the main players of this game, also later argued that had General Akhtar Malik not been stopped in the Cham-Jorian sector, the Indian forces in Kashmir would have suffered serious reverses, but Ayub Khan wanted to make his favorite, General Yahya Khan, a hero. देख रहे हैं कितनी पर्सनल रिलेशंस पर हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद हसन अब्बास लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो मॉरल हाई ग्राउंड था कश्मीर पे वो भी लूज़ हुआ। अयूब खान और उनके जनरल्स ने मिस कैलकुलेट किया कि इंडियन कश्मीरी जो हैं वो उनका साथ देंगे, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उसके बाद तशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ जिस पर हसन अब्बास लिखते हैं कि Zulfikar Ali Bhutto, a supporter of the war, was the first to jump ship. He returned from Tashkent crying betrayal. He promised to tell about the secret clauses of the treaty whereby Ayub had sold the honor of Pakistan for a pittance. जबकि ऐसे कोई secret clauses थे नहीं, बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत कर रहे थे तशकंद डिक्लेरेशन पर। 1967 में ईस्ट पाकिस्तान में अयूब खान पे एक असैसिनेशन अटैम्प्ट भी हुआ। फिर जब कमांडर इन चीफ उन्होंने याया खान को लगा दिया तो याया खान ने आर्मी पे अपने लोग लगाना शुरू कर दिए। कहने को अयूब खान को लगा ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैं लगाऊंगा, लेकिन याया खान फिर अपने लोग लगाकर अपना ही नंबर बना रहे थे कि कल को जाकर मैं बनूंगा। फिर जब स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुए नवंबर 1968 में रावलपिंडी में, जब स्टूडेंट्स अयूब खान के अगेंस्ट निकले हुए थे तो पुलिस ने एक स्टूडेंट का कत्ल भी कर दिया। तो अयूब खान ने याया खान को बोला कि मार्शल लॉ लगा दो, स्पेशली इन एरियाज़ में, शहरों में। याया खान ने मना कर दिया। मार्च 25, 1969 को अयूब खान ने रिज़ाइन किया और याया खान को पावर दे दी। हसन अब्बास लिखते हैं कि अयूब खान अपने लोगों को, अपने लॉयल लोगों को लगाते थे और उनके ख़ानदान ने करप्शन को फैसिलिटेट किया। हमने करप्शन को सिर्फ सियासतदानों से जोड़ा हुआ है। अब ये हसन अब्बास लिख रहे हैं कि अयूब खान ने पाकिस्तान में करप्शन को फैसिलिटेट किया। ये जब नदीम फारूक पर आचा आए थे उन्होंने भी डिटेल में बताया था कि ज़ियाउल हक के टाइम में किस तरह ज़ियाउल हक ने करप्शन को फैसिलिटेट किया था। लेकिन हमारी नज़र में सिर्फ सियासतदान जो है वो करप्ट है। अच्छा जी, हसन अब्बास ये भी तनकीद करते हैं कि अयूब खान ने अपने इर्द गिर्द जो खुशामद लोग हैं उनको रखा था तो उनकी ख़ुद की कोई सेंस ऑफ रियलिटी नहीं थी। इसीलिए ऑल दिस कम्बाइंड टू रॉब हिम ऑफ द ग्रेटनेस दैट ले विद इन हिज ग्रास्प। तो अयूब खान जो पाकिस्तान के लिए कर सकते थे वो नहीं कर सके क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था खुशामद लोगों को लगाने में, अपने फेवरेट लोगों को लगाने में और करप्शन को फैसिलिटेट करने में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर आपको ये पसंद आई तो, और अगर इसके बाद हम ज़िंदा रहे तो जो अगले चैप्टर्स हैं, अगला चैप्टर फ़ौरन ही इसके बाद जनरल याया का है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टीपी बुक क्लब।